वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ। महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह रेखा चित्र है और इस पाठ के हम 3 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज इस पाठ का अंतिम भाग शुरू करते हैं हम। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे कि वर्षा ऋतु इन दोनों की सबसे प्रिय ऋतु है और वर्षा ऋतु में ये नृत्य करते हैं, तो बरसात में इनके पंखों पर पानी लगता भीग जाते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पंखों को सुखाने के लिए पंखों से टपकने वाली बूंदों को पी पीकर पंखों को सुखाने का प्रयास करते हैं। कितना आनंद है। लेकिन इस आनंद में, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यह कथा मैं आगे सुनाऊंगी कि इतना आनंद है इन पक्षियों के बीच में। लेकिन इन आनंद धन उत्सव, यहाँ कौन सी संधि हो रही है? हम संधि पढ़ चुके हैं पहले। आनंद धन उत्सव गुण संधि हो रही है। तो इस आनंद के उत्सव में, इस आनंद की रागिनी में, इस आनंद के संगीत में, रागिनी यानी संगीत, इस आनंद के संगीत में बेमेल स्वर, ये कौन सा स्वर बज गया है? कौन सा अनोखा अलग स्वर, बेमेल स्वर जो इस आनंद में मिल नहीं रहा है। बेमेल यानी जो इसमें मिल नहीं पाता है, एक अलग ही स्वर। ये कैसा स्वर बज उठा? इधर स्वर आनंद के बज रहे, लेकिन इधर ये कौन सा दुख का स्वर बज उठा? ये भी एक करुण यानी दयापूर्ण कथा है। अब ये कथा कौन सी है? देखो, एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाश खाने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपना ध्यान का केंद्र बनाया। महादेवी वर्मा कहती कि ऐसा आनंद घर में था, लेकिन इस आनंद में एक बेमेल स्वर भी गूंज उठा। अच्छी आवाज, अच्छे स्वर गूंज रहे थे, लेकिन एक बेमेल स्वर भी इसमें गूंजा। एक दिन की बात है, मुझे किसी कार्य से नकाश कोने से, किसी जगह का नाम है, वहां से निकलना पड़ा। तो इस जगह से मैं निकल रही थी और वहां पर बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। बड़े मियाँ जो चिड़िया बेचा करते थे, तो उन्होंने मेरी कार को रोक लिया। पहचान गए, अरे गुरुजी, महादेवी वर्मा जा रही है, रोक लिया। रोको गुरुजी, कार को रोको। इस बार पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, इस बार पिंजड़े में क्या है मैं नहीं देखूंगी। मैंने सोच लिया, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी, विरल यानी बहुत कम, थोड़ी, दुर्लभ, अल्प यानी कम, दाढ़ी कितनी सी? थोड़ी सी है यहाँ पर, और सफेद डोरे से कान में चश्मा बांध रखा है ना, उसे डोरे से बांध रखा है ऐसे कान में। मैं केवल उनकी दाढ़ी देखती रही और उनके चश्मे को देखती रही। मेरा ध्यान का केंद्र इन दोनों को ही बनाया। पिंजड़े की ओर मैंने नहीं देखा, पिंजड़े में क्या है, कुछ भी हो। ये हर बार ही मेरे गले बांध देता है कि इस बार में, अब उन्होंने कार रोक ली तो अब मैं पिंजड़े की ओर देखूंगी नहीं, बस बड़े मियाँ की ओर देखती रहूंगी। बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी यानी बहुत कम दाढ़ी और सफेद डोरे से चश्मा जो कान में बांध रखा है, मैं उसे ही देखती रही। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ ने मेरी कार रोक ली,
पर मैंने सोचा कि मैं पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, पिंजरे की ओर मैंने नहीं देखा, मगर बड़े मियाँ के पैरों के पास में एक मोरनी पड़ी थी। मेरी नजर वहां चली ही गई। उसे अनदेखा करना मेरे लिए बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि मोरनी राधा के समान ही थी। मोरनी वह भी, राधा भी मोरनी थी, तो मोरनी मोरनी एक समान होनी है। राधा के समान ही मोरनी थी, लेकिन उसके मूंज की रस्सी सरकंडे से बनाई जाती है। मूंज की रस्सी से उसके दोनों पंजों की अंगुलियां, वह जो पकड़ कर लेकर आया था मोरनी को, तो उसने मूंज की रस्सी से उसके पैरों को बांध दिया था। तो उसके दोनों ही पंजों की अंगुलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई, उसकी अंगुलियां टूट गई थी क्योंकि मूंज की रस्सी से उसने खींचकर बांध दिया था। तो उसकी पंजों की अंगुलियां टूटकर ऐसे एक जगह हो गई, इकट्ठी हो गई थी, टूटकर पहले तो फैली हुई थी, इस प्रकार फैली हुई है, लेकिन उसने खींचकर बांधा तो वो सारी टूटकर ऐसे सिकुड़ गई, एक साथ इकट्ठी हो गई कि वह मोरनी फिर कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अंगुलियां उसकी टूट चुकी थी। उसने मोर के वो पकड़ने वाले ने मूंज की रस्सी से बांध दिया था। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पे इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। बड़े मियाँ की भाषण मेल, वो फिर वही रफ्तार वाली ट्रेन, बिना ब्रेक वाली ट्रेन, बिना स्टेशन वाली ट्रेन, यानी उनकी आवाज, उनकी बोली, वो दौड़ने लगी। कहने लगा, अजी गुरुजी सलाम, गुरुजी आइए आइए आइए, देखिए गुरुजी, कमबख्त वो हरामखोर, वो चिड़ी मार, उसने बेचारी इस मोरनी का क्या हाल कर दिया। इसकी टांगे तोड़ दी, इसकी अंगुलियां तोड़ दी। ऐसे भी कोई चिड़िया पकड़ी जाती है? अरे पकड़े तो ढंग से पकड़े, उसके हाथ पैर तो न तोड़े। इसके तो देखो, इनके अंगुलियों को ही तोड़ डाला उसने। गुरुजी आप नहीं आई होती ना, तो मैं तो फिर ये जो मोरनी है ना, उसी के सिर पे पटक देता, मैं किसी को बेचता ही नहीं। मगर आप भी आ गई, तो अब मैं आपसे इस अधमरी मोरनी को ले जाने के लिए कैसे कहूं? मैं तो उसे ही वापस दे दूंगा, लेकिन अब आपसे कैसे कहूं कि अधमरी मोरनी आप ले जाओ। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। सारी बात तो क्या कहूं आपको, सारी बात का सारांश यही है कि मैं सारी बात सुनाऊं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा कर, उसने ऐसा कर। अरे सारांश यही है कि 7 रुपए देकर मुझे वो मोरनी लेनी पड़ गई। ले ली मैंने, दया आ गई कि यार ये मोरनी 7 रुपए देकर मैंने वो मोरनी ले ली, और कार की आगे वाली सीट पर रखकर घर लेकर आ गई। और फिर मेरा जो पढ़ने लिखने का कमरा था अस्पताल बना। वहां क्या करें, उस मोरनी का इलाज, उसकी टांगे टूट गई है, उसका इलाज में वहां करती, पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उसके पंजे जो टूट गए थे, उस पर मरहम पट्टी करी, दवाई लगाकर पट्टियां बांधी, तो उसकी अच्छी देखभाल करने पर वह कुछ एक महीने में ही, महीने भर में, महीने 1.5 महीने में वह अच्छी हो गई। अंगुलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, अंगुलियां तो टूट गई थी, वो वापस जुड़ने से रही, तो अंगुलियां तो वैसी रही, टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। वह अपने पैरों पर डगमगाते, पैर टूट गए थे ना, तो कैसे न कैसे ठीक हुई और वह लंगड़ाते हुए चलने लगी, ठीक हो गई। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया, जालीघर में जहां अन्य पक्षी रहते हैं। ये ठीक हो गई, इलाज किया, तो इसे मैंने फिर जालीघर में रख दिया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा कहते कुबड़, क्यों कुबड़ निकली, टूट गई। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। वो उसकी बुद्धि भी ऐसी थी, जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव, उसका स्वभाव भी ऐसा ही था। उसका स्वभाव भी कोई अच्छा स्वभाव नहीं था। किसका? कुब्जा का, जो नई मोरनी आई घर में। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले।
कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। जो नई मोरनी आई है कुब्जा, इसका नाम क्या दिया गया? कुब्जा। अब तक तो ये जो मोरनी आई है, इससे पहले तो नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। पुराने मोर मोरनी नीलकंठ और राधा दोनों ही साथ रहा करते थे, मजे से साथ ही नाचते, और नाचते नाचते भीग जाते तो पंख कैसे सुखाते, एक दूसरे के पंखों की बूंदों को पी पी कर। कितना प्रेम है। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। ये दोनों साथ क्यों रहते हैं? चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी है, जो माथे पर जो कलंगी है वही उखाड़ दी, उसने नोच डाली। अब तो कलंगी में ही पंख कम बचे, उसके पंख ही नोच डाले, पंख ही निकाल दिए उसने। किसने? कुब्जा ने। कठिनाई ये थी, परेशानी इस बात की थी कि नीलकंठ है वह कुब्जा से दूर भागता था, कुब्जा के साथ रहना नहीं चाहता था। वह किसके साथ रहना चाहता? राधा के साथ। नीलकंठ राधा के साथ रहना चाहता है और वह उसके साथ रहना चाहती थी, और कुब्जा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि राधा नीलकंठ का साथ छोड़ दे और मैं नीलकंठ के साथ रहूं, लेकिन नीलकंठ चाहता था कि मैं राधा के साथ रहूं, कुब्जा के साथ नहीं रहूंगा। और कुब्जा का स्वभाव देखो कि किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बनती नहीं थी। उसका स्वभाव ही कैसा है? दुश्मनी पाल लेती है। किसी से उसकी दोस्ती नहीं है, और नहीं वह कुब्जा किसी अन्य को नीलकंठ के समीप आता उसे वह चोंच से मार मार कर दूर भगा देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, उनको वह पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और उसके अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। देखो, ये लड़ाई झगड़ा होता रहा इनके बीच, राधा, नीलकंठ और कुब्जा। कुब्जा चाहती है कि नीलकंठ मेरे साथ रहे, नीलकंठ चाहता है कि मैं राधा के साथ रहूं। तो जैसे ही ये राधा को नीलकंठ के पास देखती तो कुब्जा जाती और उसकी कलंगी नोच डालती, उसके पंख नोच डालती। तो इस कुब्जा का तो कोई दोस्त ही नहीं बना, यहाँ कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी इसका दोस्त बना ही नहीं, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा ही है। तो कुछ दिनों में इसी बीच, यानी इसी लड़ाई झगड़े में समय बीता, और इसी समय में राधा ने 2 अंडे दिए। राधा ने अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी, अंडों के ऊपर बैठी रहती, पंखों में छिपा कर रखती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया। उसे पता चल गया कि अरे इस राधा ने अंडे दिए, तो उसे चोंच मार मार कर, अंडों के ऊपर बैठी है राधा, लेकिन वह चोंच मार मार कर राधा को धक्का देकर एक तरफ भगाया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। किसने? कुब्जा ने। राधा को अंडों के ऊपर से हटाया और चोंच मार मार कर अंडों को फोड़ा, और फोड़ने के बाद में जब टूक टूक अंडे हो गए तो अपने ठूंठ जैसे टेढ़े मेढ़े पैरों से सब और इधर फेंक दिया, उधर लात मार मार कर वह क्या कर रही है? उन अंडों को सब और छितरा दिया, फैला दिया। इस कलह यानी लड़ाई झगड़ा, कोलाहल, शोर शराबा, ये जो घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा कुब्जा के आने से, इससे और उससे भी अधिक राधा की दूरी से ये लड़ाई झगड़ा तो होता रहा, लेकिन वह राधा से दूर होने लगा, राधा से दूर रहने लगा, मोरनी से। इस दुख से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। नीलकंठ तो अब आजकल हंसी, उसके चेहरे पे हंसी नहीं रहती, वह उदास रहने लगा, नीलकंठ दुखी रहने लगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने लगा। ये कुब्जा चाहती नहीं है कि घर में प्रेम रहे। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा, एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। माधवी वर्मा कहती है कि यह कुब्जा से बचने के लिए और इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए वह मोर नीलकंठ कई बार वह जाली के घर से निकल कर चला गया। तू ही रह, तू ही मरे यहाँ कुब्जा, मैं तो जाता हूं। तो कई बार चला गया। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की डालियों में
आम की डालियों में छिपा बैठा रहा। कई दिन तक खाना ही नहीं खाया, आम की डालियों में बैठा रहा दुखी छिपकर। जहां से बहुत पुचकार कर मैंने प्यार प्रेम से आ जाओ ऐसे पुचकार कर मोर को, नीलकंठ को मैंने नीचे उतारा और मैंने खाना खिलाया उसे। और एक बार वह मेरी खिड़की की शेड पर छिपा रहा। खिड़की के आगे जो चद्दर लगा हुआ है, जो छाया बनी हुई है, उस पर जाकर बैठ गया। उतरता नहीं है, खाना ही नहीं खाता है, क्योंकि ये कुब्जा ने घर में क्लेश कर रखा है। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। माधवी वर्मा कहती है कि मैंने दाना देने जाने पर जब मैं दाना देने जाती थी तो वह सदा की भांति, हमेशा की तरह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार यानी गोल तरह फैलाकर खड़ा हो जाता था। भले वह दुखी था, लेकिन जब मैं दाना उसे देने जाती थी तो वह पंखों को फैलाकर नाचने की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। पर उसकी चाल में थकावट, पहले की चाल, वो मटक मटक कर चलना पहले जैसा नहीं रहा। दुखी रहता है आजकल, और आंखों में एक शून्यता, आंखों में उदासी रहती है। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही। मुझे इतना अनुभव नहीं हुआ कि इतना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं तो ये आशा करती रही कि थोड़े दिनों में सब में मेल हो जाएगा। कुब्जा में, नीलकंठ में, राधा में, अन्य जानवरों में, सब एक साथ मजे से रहने लगेंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ था जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। माधवी वर्मा कहती है कि मैं सोचती थी कि इनमें वापस मेल मिलाप हो जाएगा, सब अच्छे से रहने लगेंगे। ये मेरी अनुभवहीनता थी, ये मेरा अज्ञान था, ये मुझे पता नहीं। मैं तो ऐसा सोचा करती थी, इसलिए साथ ही रहने देती थी इन सबको। लेकिन 3-4 महीनों के बाद में एक दिन सवेरे जाकर, कुछ महीने 3-4 महीने निकले, तो एक दिन सवेरे ही मैं सुबह जल्दी उधर जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ और पंख फैलाकर उसी प्रकार धरती पर बैठा हुआ है। पूंछ भी फैलाए हुए हैं, पंख और पंखों को भी फैलाए रखे हैं, जैसे खरगोश के बच्चों को छिपाकर बैठता था। और खरगोश के बच्चे, छोटे छोटे पक्षी क्या करते थे, उसकी पंखों में लुका छुपी का खेल खेलते थे। तो ये उसी प्रकार बैठा हुआ है। फिर मैंने पुकारा, अरे नीलकंठ नीलकंठ। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ, मुझे शंका हो गई, ये उठ क्यों नहीं रहा है। बाकी तो मैं एक बार आवाज लगाती हूं तो उठकर दौड़कर आता था और पंख फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो जाता था। पर मैं 5 बार आवाज लगा चुकी हूं, नीलकंठ नीलकंठ, ये उठता ही नहीं है। तो मुझे शंका होने लगी कि हो क्या गया है, ये उठ क्यों नहीं रहा है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला, नहीं मिला। वास्तव में देखो, जब मैं आवाज लगा रही थी तो वह उठकर नहीं आया, लेकिन हकीकत यह थी कि वह नीलकंठ मर चुका था, वास्तव में मर गया था। क्यों मरा था वह, इसका उत्तर तो अभी तक मुझे पता नहीं चला। इसका उत्तर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि वह नीलकंठ क्यों मरा था। उसे कोई बीमारी भी तो नहीं हुई थी, और उसके रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते जैसे शरीर पर, उसका शरीर कैसा, जैसे फूलों का गुलदस्ता हो। उसके ऐसे शरीर पर कहीं किसी चोट का चिन्ह भी तो नहीं मिला, न कोई बीमारी थी, न कोई चोट का चिन्ह था। फिर ये मरा कैसे, मुझे आज तक पता नहीं चला। मर गया बेचारा। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले आई, नदियों का संगम, जहां गंगा का संगम, गंगा यमुना का संगम। मैं अपनी शॉल में लपेटकर, महादेवी वर्मा कहती है, उस मरे हुए मोर को, नीलकंठ को मैं अपनी शॉल में लपेटकर उस संगम पर ले आई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। मोर नीलकंठ मर गया।
तो मरे हुए नीलकंठ को महादेवी वर्मा शॉल में लपेटकर कहां ले जा रही है? गंगा में बहाने के लिए। तो जब महादेवी वर्मा वहां पहुंचती है और उसे गंगा की धार में बहाती है नीलकंठ को, तो नीलकंठ बहने लगता है। तो बहते हुए नीलकंठ के पंख उस गंगा नदी में ऐसे छितला गए, चौड़े हो गए, और मोर के पंख रंगीन पंख है, तो उस पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर मोर बह रहा है। गंगा में सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, गंगा की लहरें हल्की हल्की सी उठ रही है, तो उसकी लहरों में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और चमक रही है। उस चमक में इस नीलकंठ के पंखों की चमक भी देखी जा सकती है, वो भी प्रतिबिंबित हो रही है, वो भी चमक रही है। और गंगा का चौड़ा पाट पूरा चौड़ा पाट, यानी पाट यानी गंगा नदी की जितनी चौड़ाई है, वो पूरा पाट ही एक विशाल मयूर के समान तरंगित होता, उसे तरंगों में ही मोर पंख नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें वो बह रहा था और उसकी लहरों में, पानी में उस मोर पंख पूरी नदी में नजर आने लगे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूरा विशाल मोर है। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। नीलकंठ के न रहने पर, नीलकंठ के मर जाने के बाद राधा तो घायल के समान कई दिन तक कोने में बैठी रही। नीलकंठ मर गया, अकेली रह गई, अब तो कुब्जा है इधर। तो वह निचेष्ट सी यानी बिल्कुल बेहोश की तरह वह एक कोने में बैठी रहती थी। वह कई बार भागकर लौट आया था, कौन? नीलकंठ। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी, कौन? राधा। उसे लगा कि नीलकंठ पहले भी चला गया था और वापस आ गया, तो शायद अब भी वापस आ जाएगा, इसलिए वह इंतजार में, प्रतीक्षा में द्वार पर दृष्टि लगाए रहती है। उसकी नजर किधर रहती है कि इधर से आ जाएगा, अभी पहले भी चला गया था और आ गया, वापस आ गया था, तो शायद अब भी ये वापस आ जाएगा। तो वह द्वार, उस दरवाजे को ही देखती रहती, दरवाजे को ही देखती रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। कुब्जा ने कोलाहल मचाया, हाहाकार मचाया, अरे हो कहां चला गया, अरे कहां चला गया, अरे नीलकंठ कहां चला गया है, हंगामा कर दिया उसने। ऐसे बोल नहीं रही थी, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो इधर उधर भागने लगी और ढूंढने लगी। ये तो मोरनी राधा तो एक जगह बैठकर, उदास बैठकर केवल दरवाजा ताक रही है कि कब नीलकंठ आए, और इधर कुब्जा क्या कर रही है? भाग भाग कर नीलकंठ को ढूंढने का प्रयास कर रही है। उसने ढूंढना आरंभ कर दिया। किसने? कुब्जा ने। कोलाहल के साथ भाग कर, दौड़ कर। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। कौन? कुब्जा। और दोनों ही ढूंढा करती थी। तो खोज के इसी क्रम में प्राय यानी अक्सर खोज का एक क्रम, वह रोज उसे ढूंढती थी। तो वह जाली के दरवाजा खुलते ही, जैसे ही जाली का दरवाजा खुलता, उस घर का, बड़ा घर जालीदार, उसका दरवाजा खुलते हुए बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार, इन सब की पेड़ों की शाखाओं में कभी ऊपर देखती, कहीं आम की शाखा पे तो नहीं बैठा है, कहीं अशोक की शाखा पर तो नहीं बैठा है, कहीं कचनार इसकी शाखा पर तो नहीं बैठा है। वो नीलकंठ को ढूंढती रहती, बाहर निकलकर नीलकंठ को ढूंढती रहती, इधर ढूंढती, उधर ढूंढती, चारों तरफ ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष भरा जीवन बचाया न जा सका। कुब्जा बार उसे ढूंढती है, बाहर आकर ढूंढती है। तो एक दिन वह ऐसे ही ढूंढ रही थी और वह कुब्जा आम से उतरी थी कि कजली सामने पड़ गई। कजली कौन? अल्सेशियन कुत्ती, जो उसने महादेव वर्मा ने पाल रखी है। यह कुत्ते की नस्ल है, कुत्ती की। तो ये जो कुत्ती, जैसे ही ये मोरनी उतरी और कुत्ती सामने, तो स्वभाव के अनुसार उसने, किसने? कुब्जा ने कजली पर
इस कुत्ती पर भी चोंच से प्रहार किया। कुत्ती कहती कुछ नहीं, लेकिन इसका स्वभाव ही पड़ गया ना ऐसा। वह भागती और सबसे लड़ने का प्रयास करती थी। दुश्मनी थी उसकी सबसे, मित्रता तो किसी से हुई नहीं। तो यहाँ कजली से भी ये इसने दुश्मनी मोल ले रही है, भागकर उसे चोंच का प्रहार कर रही है, उसे भी लड़ने का प्रयास कर रही है। परिणाम क्या हुआ? कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। कजली उसे खाना नहीं चाहती थी, लेकिन कजली जो कुत्ती है उसने भी बचाव किया और उसने मुंह खोला और उसकी गर्दन अपने दांतों में दबा ली। किसकी? कुब्जा की। कुब्जा की गर्दन उसके दांतों में दब गई है। तो कजली के, उस कुत्ती के 2 दांत कुब्जा की गर्दन में लग गए और मर गई। कुब्जा मर चुकी है। इस बार उसका कलह कोलाहल, लड़ाई झगड़े से भरा हुआ और द्वेष, क्लेश और प्रेम से भरा हुआ जीवन बचाया न जा सका। मर चुकी है वह। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में दुकेली है। ये सब बीता, लेकिन इन 3 पक्षियों ने, नीलकंठ, राधा और कुब्जा, इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है। पक्षी प्रकृति, पक्षियों की प्रकृति में विभिन्नता होती है। कोई प्रेमी होता है, कोई देखो कुब्जा का व्यवहार कैसा है, नीलकंठ का व्यवहार कैसा है, राधा का व्यवहार कैसा है। इनकी प्रकृति में विभिन्नता है, अंतर है। इसका जो परिचय मुझे दिया ना, ये मेरे लिए तो बहुत विशेष है, बहुत महत्व रखता है। मैं जान गई कि पक्षियों में भी ऐसे भाव पाए जाते हैं। राधा अब प्रतीक्षा में दुकेली यानी दुखी है। राधा प्रतीक्षा करती है नीलकंठ का कि कब नीलकंठ आएगा, शायद वह कहीं चला गया। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाली पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। कौन? राधा। जब आषाढ़ का महीना आता है, बरसात, वर्षा ऋतु आती है, तो ये जो केवल राधा बची है अब तो, ये राधा जब आकाश मेघों से ढक जाता है, मेघाच्छन्न, मेघधन आच्छन्न, दीर्घ संधि, मेघों से ढक जाता है पूरा आकाश, काले काले बादल उमड़ घुमड़ जाते हैं, तो क्या करती है ये? ऊंचे झूले पर बैठ जाती है और वहां से केकना प्रारंभ करती है, वहां से कूकना प्रारंभ करती है, केकना। कभी अशोक की डाल पर बैठती है और वहां से केकना प्रारंभ करती है और जोर जोर से केकती है। ऐसा लगता है वह नीलकंठ को बुला रही है, नीलकंठ को पुकार रही है। अब समय है आज के प्रश्नों का, और आज का प्रश्न इस प्रकार है, कुब्जा के व्यवहार पर प्रकाश डालिए। कुब्जा का व्यवहार कैसा था? जो कुब्जा दूसरी मोरनी। दूसरा प्रश्न है, नीलकंठ की अंतिम अवस्था का वर्णन कीजिए।